आज एग्जाम्पलर एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से हम लोग आज करेंगे। तो पहले भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर रखा है। आज हम लोग 11.9 वो आज का ये पहला क्वेश्चन है हमारा। Relativistic corrections become necessary when the expression for kinetic energy half mv square becomes comparable with mc square, where m is the mass of the particle. At what de Broglie wavelength will relativistic corrections become important for an electron? तो यहाँ आप देखेंगे दो बातें हैं। एक तो हमें पता करना है at what de Broglie wavelength. So question is to find wavelength. Lambda is equal to what? But इसके पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि ये relativistic corrections क्या है। Kinetic energy तो हम लोग जानते हैं कि it is equal to half mv square. ये कब mc square where c is velocity of light के कंपेरेबल हो जाता है। आपको पता है हम लोग डायनेमिक्स में काइनेमेटिक्स में न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं। डायनेमिक्स में न्यूटन्स इक्वेशन फॉर फोर्स यूज करते हैं। और हम सारी चीजें अगर हम किसी एक समय में जान रहे होते हैं पोजीशन, तो अगले किसी टाइम में हम पोजीशन, ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी होगी, क्या मोमेंटम होगा, सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन जब ये वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बहुत कंपेरेबल हो जाता है, करीब चला जाता है, तो हमारा ये सारे जो लॉ हैं, न्यूटन्स लॉ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये काम नहीं करते हैं। फिर हम ये लगा करके और किसी फर्दर टाइम में हम ये नहीं बता पाएंगे कि अभी इसकी ये मोमेंटम है, वेलोसिटी है, फोर्स इस पे लग रहा है, तो उस समय में उस पे ये सारे चीजों की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन क्या होंगे। तो हमें उसमें आइंस्टीन्स करेक्शन करना पड़ता है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो वही है, जब आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तब आप एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी दी गई है हाफ mv स्क्वायर के बजाय आप लिख दे सकते हैं mc स्क्वायर। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जरा वेवलेंथ निकालें। पार्टिकल की वेलोसिटी की बात हो रही है और डी ब्रोग्ली के अकॉर्डिंग पार्टिकल तो वहां पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, इसके कुछ मोमेंटम होते हैं, लेकिन इसमें वेव नेचर भी है एज पर डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस। एंड lambda is equal to h upon p एज पर डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस। तो यहाँ P को हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर देना होगा मोमेंटम के फॉर्म में। वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू mv। अगर हमने इसे m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से ही डिवाइड कर दिया, तो आप देख सकते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर मीन्स मोमेंटम स्क्वायर। यहां हमें एक टर्म मिल जाता है p मोमेंटम स्क्वायर इज इक्वल टू हियर p स्क्वायर मोमेंटम हो गया आपका इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर p मोमेंटम आपका हो जाता है रूट अंडर
2m काइनेटिक एनर्जी। तो इन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन में। थोड़ा मैं जगह बना लूं। So now in this equation lambda, your lambda is equal to क्या हो गया आपका h by in place of p we will be writing root under 2m kinetic energy. And what is kinetic energy? This has become comparable to mc square. So kinetic energy की जगह पे हम लिख लेंगे mc square और इसके बाद we know Planck's constant h, its value, and we know mass of the electron when it is electron. When it is electron, for electron. तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको यहां रख लेना है, फिर आपको रख लेना है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय रूट अंडर में m स्क्वायर c स्क्वायर है, बाहर निकालोगे तो mc निकल आया एंड रूट अंडर 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे is equal to 6.63 10⁻⁻34 रूट 2 के जगह पे हम लिख सकते हैं 1.414 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। तो सब चीजों का हमने वैल्यू रख लिया है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग जरा कर ले। जब आपका 10 ऊपर जाता है तो 10 ऊपर जाता है तो क्या बनता है आपका 10⁻⁻34 और यहाँ +31 और फिर -8। तो 10 का तो सारा जो है हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इन सब चीजों को हमने एक जगह ऊपर प्लेस कर दिया है। और उसके बाद इनटू 6.63 के बजाय अगर 4 ले लो तो करेक्शन में बड़ी आसानी हो जाएगी। इनटू ठीक है, तो 1.4 इंटू 27। इसको जरा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर लें। ये जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 38.2 आपका हो गया 6.64 अपॉन 38.2 और ऊपर में 10 पावर 31 से 34 तो आपका 3 बस -3 और -8 -11। और इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपका 10⁻³ नैनोमीटर। लेकिन इसमें से कोई भी आपका आंसर वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका है 10⁻⁻4 नैनोमीटर, यहाँ है 10⁻⁻6 नैनोमीटर। वेवलेंथ घट रहे हैं। पावर -3 से ये वेवलेंथ और भी छोटा है, ये वेवलेंथ और भी छोटा है। और हमें मालूम है कि एनर्जी इज इक्वल टू hc by lambda,
एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स का रिलेशनशिप है। तो अगर वेवलेंथ और भी छोटा है, ये वेवलेंथ और भी छोटा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी और भी बड़ी है, मीन्स वो पार्टिकल की वेलोसिटी नियरली वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब है, क्योंकि एनर्जी बड़ी होगी उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी। तो इन चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे कि ये जो सी और डी है ना ऑप्शन, ये आपके 10⁻³ से और भी छोटा वेवलेंथ है, ये दोनों। तो उसकी एनर्जी और भी ज्यादा है, एंड इट्स एनर्जी इज नियरली इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिकल, लाइट फोटोन। तो हमारा ये सी और डी दोनों आपका करेक्ट ऑप्शंस है। तो इस तरह से ये आपका हो गया 11.9। नाउ सेकंड क्वेश्चन 11.10। क्या है 11.10? Two particles A1 and A2 of masses M1 M2, where M1 is greater than M2, have the same de Broglie wavelength, then सेम de Broglie wavelength, de Broglie wavelength सेम है। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, देयर मोमेंटा आर सेम, देयर एनर्जीज आर सेम। तो हमें मोमेंटा और एनर्जी के बारे में पता करना है, और दिया क्या हुआ है, वेवलेंथ इज सेम। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं। वेवलेंथ इज सेम, वेवलेंथ ऑफ वन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ टू, बट वी नो दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू h Planck's constant by momentum, h by p, for any particle according to de Broglie equation. So lambda 1 is equal to h by p1, h per question according to question, ये दोनों बराबर है wavelength of one particle is equal to wavelength of another particle. So h Planck's constant by p momentum of one is equal to h Planck's constant by momentum of two. Now these two are same, so you can cancel from both the sides. So you find that p1 is equal to p2. So their momenta are same. पहला तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ अबाउट देयर एनर्जीज, ये तीन जो ऑप्शंस है ना आपके एनर्जी के बारे में दिए गए हैं। हम एनर्जी पता करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लूं मैं। नाउ वी नो दैट मोमेंटम कैन बी रिटन एज √2m/ke। मोमेंटम को आप ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को पहले भी हमने जिक्र किया है। तो अब जब मोमेंटम जब बराबर है तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। सो इट इम्प्लाइज दैट इफ P1 and P2 are equal, so it implies that √2m1k1 must be equal to √2m2ke2। दोनों ओर से जब हम रूट हटा देते हैं तो हम क्या देखते हैं, m1ke1 is equal to m2ke2। जो कॉमन टर्म है 2 हमने दोनों ओर से कैंसिल करा दिया। सो दिस implies that now m1 by m2 is equal to ke2 by ke1, but given m1 is greater than m2, given, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं, given m1 is greater than m2, so therefore ke2 divided by ke1 is greater than 1। ये आपका एक बड़ा वैल्यू 1 से आने वाला है। दिस इज ग्रेटर देन 1 फ्रॉम हेयर, बिकॉज m1 अगर साइड चेंज करते हो बाय m2 इज ग्रेटर देन 1। तो ke2 is greater than ke1,
कहाँ है ये ऑप्शन, जरा हम सर्च कर लें। एनर्जी ऑफ A1 इज लेस देन एनर्जी ऑफ A2, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो 11.10 हो जाते हैं आपके ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। (11.11) The de Broglie wavelength of a photon is twice the de Broglie wavelength of an electron. The speed of electron is also given. Then, in option A, ratio of energies is given. In option B, ratio of energies is given. In C and D, here you have momentum because P is momentum, MEC also is momentum. तो हमें इन दोनों में फाइंड आउट करना पड़ेगा एनर्जी के रेशियो में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और फिर हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मोमेंटम के रेशियो में कौन सा इक्वेशन सही है। तो दो क्वेश्चन का आंसर हमें देना होगा। यहां पर देखिए, द de Broglie wavelength of a photon is twice. If this is wavelength of photon, it is twice the wavelength of electron. If it is wavelength of electron, then according to question, it is equal to twice of this one. फिर हमें एनर्जी का इक्वेशन निकालना है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। इधर आपका फोटोन है, फोटोन का वेवलेंथ कैसे निकालोगे? फोटोन के लिए दूसरा कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा कंडीशन है। फोटोन के लिए क्या कंडीशन है? एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, एंड इफ लैम्डा इज गिवन, then you can write that lambda of photon is equal to hc by energy of photon. तो राइट साइड के लिए आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? यहां मैं लिख ही दूं, hc by energy of photon. It implies that is equal to 2 into, अब लेफ्ट हैंड साइड का हमने लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, एंड एज पर de Broglie इक्वेशन, wavelength of any particle like wavelength of electron is equal to h by p, momentum. मोमेंटम क्या दी हुई है? मोमेंटम हमारा होता है m इंटू v दिया हुआ है। तो हम फिर इसको यूज कर सकते हैं। लेमडा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं h by mv। लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन के बजाय हम लिखेंगे h by mv। ठीक है, तो फिर जरा सा इसे मैं स्पेस ले लूं। And what is this? This is your mass of electron. ठीक है, तो it is equal to h by, जो 2 ऊपर में है नीचे लाओगे तो 1/2 m mass of electron, velocity of electron हो गया mv. Still it is not your kinetic energy of electron. काइनेटिक एनर्जी के लिए इस एक और हमें v चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू c by 100। इस c को हम राइट हैंड साइड ला सकते हैं, और राइट हैंड साइड लाने में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो c के बजाय हम लिख देंगे यहां से 100 VE
So it implies that h by energy of photon is equal to h by half MeVe, and into from here 100 VE. जरा स्पेस बना लूं यहाँ पे। तो अब आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यहां पर से क्या लिखेंगे, HS तो पहले कैंसिल कर दिया जाए, तो 1 अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 1 अपॉन हाफ ME वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर VE स्क्वायर इंटू 100। तो इसी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया आपका, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, ये 100 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻²। तो जरा ऑप्शंस मैं देख लूं, ये एक बी ऑप्शन आपका सही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या रही, फोटोन की एनर्जी हम निकालते हैं hc/λ से, और किसी पार्टिकल की एनर्जी डी ब्रॉय इक्वेशन से निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p से। अब जरा इसका मोमेंटम हम लोग देख लें। दोनों में आप देखें कि ये मास ऑफ क्या है दिया हुआ है, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो क्यों ना हम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही इक्वेट कर दें। बिल्कुल सही है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब ये तो हम छोड़ दें, ये तो हम वैसे ही छोड़ दें, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से आप देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है, c/100। तो हम क्या देखते हैं, Pe इज इक्वल टू MEc/100। MEc को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, इट इज इक्वल टू 1/100 मीन्स 10⁻²। तो ये हम देखें हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11.12 क्या कहता है भाई, photons absorbed in matter are converted to heat। photons की अपनी एनर्जी होती है, हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू h/nu। तो जब फोटोन मैटर में एब्जॉर्ब हो जाता है, फोटोन की एनर्जी मैटर को ट्रांसफर हो जाती है, एंड दैट एनर्जी appears as heat energy। A source emitting n photons per second of frequency nu is used। इस एनर्जी को यूज किया जाता है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री C टू वाटर एट 0 डिग्री C। टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, क्या केवल चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर जा रहा है, आइस से वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। हमें मालूम है जब कोई मैटर का टेम्परेचर ना चेंज करे, हीट दो ही तरीके से ट्रांसफर होता है, Q इज इक्वल टू ms थीटा जब उसका टेम्परेचर चेंज कर रहा हो, लेकिन जब टेम्परेचर ना चेंज करे और सॉलिड स्टेट केवल लिक्विड स्टेट में चेंज करे, हमें कितनी हीट चाहिए। हमारे पास अगर एक छोटा आइस क्यूब है, उसको अगर हमें हीट देकर के वाटर में कन्वर्ट कर देना है, छोटे से आइस क्यूब के लिए छोटा सा हीट एनर्जी हमें देना होगा। अगर हमारे पास बड़ा सा आइस का ब्लॉक है, हमें ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हीट कैसे रिलेटेड है, किस क्वांटिटी से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू मास मोर हीट। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास, हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास। इसीलिए हम यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब देते हैं, दैट इज L, लैटेंट हीट। तो इतनी हीट चाहिए आइस को वाटर में कन्वर्ट कर देने के लिए। अब हम देखें जरा हीट हमारे पास कितनी है। हमें मालूम है कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू h/nu, और हमारे पास
n photons हैं पर सेकेंड, टोटल photons पर सेकेंड, टोटल एनर्जी पर सेकेंड इज इक्वल टू NH न्यू। तो एक सेकेंड में इतनी एनर्जी है, यूनिटरी मेथड से एक सेकेंड में जितनी एनर्जी है t सेकेंड में ज्यादा एनर्जी होगी, देयरफॉर एनर्जी इन t सेकेंड्स इज इक्वल टू, जो एक सेकेंड की एनर्जी है उसमें t से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। t इंटू NH न्यू। तो ये हमारा एक पहला इक्वेशन और ये एक दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? T NH न्यू is equal to ml and T is equal to ml by NH न्यू। अब आपका पहला ऑप्शन है डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एन, ऑब्वियसली दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एन इंक्रीज करेंगे। ये सारे m इज कांस्टेंट, लेटेंट हीट इज कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट। अब ये कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स रखोगे, n अगर आप इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियसली t इंक्रीज करेगा। पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसी तरह से बी हम देख लें, डिक्रीजेज विथ एन फिक्स्ड। नाउ एन को फिक्स्ड आप कर ले, और ये सारे तो आपके फिक्स्ड हैं, ये दोनों, ये एक फिक्स्ड है। तो डिक्रीजेज विथ एन फिक्स्ड, न्यू इंक्रीजिंग, न्यू डिनोमिनेटर इंक्रीज करेंगे तो टी डिक्रीज होगा। बी ऑप्शन ऑल्सो इज करेक्ट ऑप्शन। सी रिमेन्स कांस्टेंट विथ remains constant with n and nu changing such that n and nu is a constant। यहां ये सारे कांस्टेंट है, n and nu का प्रोडक्ट भी अगर कांस्टेंट हो जाए, ये होल टर्म आपका कांस्टेंट हो जाता है। सो t विल बी कांस्टेंट, ये भी सही है। डी ऑप्शन, इंक्रीजेज व्हेन द प्रोडक्ट n nu इंक्रीजेज। नाउ ये ऑप्शन आपका गलत है। n न्यू का प्रोडक्ट अगर आप इंक्रीज करते हैं तो t को डिक्रीज करना चाहिए, तो ये बल्कि इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन होता है। तो